शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज के अपने इस सबक में हम लोग सीटेट के उर्दू के सिलेबस के मुताबिक जो हमारी वीडियो सीरीज चल रही है उसमें चैप्टर 8 को डिस्कस करेंगे, जिसके तहत हम तदरीसी आमोजसी मवाद, जिसे हम लोग टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी TLM हिंदी में शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं, उसे डिस्कस करेंगे। ऐसे ही हमने 12 चैप्टर सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किए हैं जो आपको ई नोट्स के तौर पे प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको हमारे सभी नोट्स चैप्टर वाइज और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स आंसर की के साथ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप करेंगे, कॉल नहीं करना है। व्हाट्सअप करेंगे 7275549890 पे, तो हम आपको एक सैंपल भेजेंगे जिसमें कुछ डिटेल्स होंगी। उन्हें फॉलो करके और मामूली सी रकम बतौर हदिया हमें पेश करके मुकम्मल नोट्स को हासिल कर सकते हैं। चलिए अब हम TLM क्या होता है समझते हैं और फिर इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट MCQs को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, तदरीसो आमोजिश को यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली करने के लिए, मुअस्सिर बनाने के लिए जिन वसाइल का इस्तेमाल क्लासरूम में किया जाता है उससे ही हम तदरीसी आमोजिशी मवाद यानी कि TLM कहते हैं। पहले इसके लिए तदरीसी मवाद लफ्ज़ यानी कि टीचिंग एड्स का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। आपको पता होना चाहिए टीचिंग एड्स जो हैं वो 3 किस्मों के हैं। पहला जो है वो है आपका विजुअल एड, यानी जिसे आप देख के जानकारी को हासिल करते हैं, जैसे चार्ट पेपर हो गया, मॉडल पेपर हो गया, आपकी किताबें हो गई। दूसरा है आपका ऑडियो एड्स, जिसे हम कहते हैं कि चीज़ों को सुन के हम जिससे जानकारी हासिल करते हैं, जैसे रेडियो हो गया, ग्रामोफोन वगैरह हो गया। तीसरा जो है वो ऑडियो विजुअल एड्स है, जिससे हम जानकारी को सुनते भी हैं, देखते भी हैं, जैसे कि टेलीविज़न वगैरह हो गया जिसमें तस्वीर भी चलती है, आवाज़ भी आती है। इसके मुतालिक तफसील से आगे एक्सप्लेनेशन मौजूद है, नोट्स को लेके आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। तो TLM क्या होता है, जिसे हम क्लासरूम में सबक को आसान दिलचस्प बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो होता है TLM। देखिए, जब आप TLM का चूज़ करें तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। TLM को सेलेक्ट करते हुए, TLM का इंतखाब करते हुए हमें ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि जो TLM हो वो बच्चों के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग हो। ये नहीं कि बच्चा 5 साल का है और उसके लिए आप MA की कोई MA का कोई TLM लेके आ दें, नहीं। आपको बच्चों की मेंटल लेवल, उनके ज़हनी सतह के मुताबिक TLM को इस्तेमाल करना है। दूसरी बात यह है कि आपका जो TLM हो वो सियाक के मुताबिक हो, कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग हो। ये नहीं कि आप पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स और उसमें आप कोई मैप या फिर कोई पुरानी इमारत की तस्वीर दिखाएं, तो वो तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए हेल्पफुल होगा, मैथ के लिए नहीं। तो TLM इस्तेमाल करने के कुछ आपको रूल्स यही हैं जो आपको पता चल गए, ठीक है। चलिए, TLM में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है निसाबी किताब, जिसे हम कहते हैं टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक। निसाबी किताब जो है तदरीसु आमोसी अमल का एक बुनियादी जुज़ है और ये एक सबसे अहम माखज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट टूल है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। यह मुअल्लिम को ये बात समझने में मददगार साबित होती है कि तलबा को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। अगर कोई किताब नहीं होगी तो टीचर कुछ भी पढ़ा सकता है, ठीक है। एक सन 2005 में करिकुलम फ्रेमवर्क बना था जिसको हम NCF 2005 कहते हैं।
उसने एक बात कही जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, समझिए। एनसीएफ कहता है कि जब आप बच्चों को टीचिंग कराएं तो आपकी टीचिंग सिर्फ टेक्स्ट बुक पे ही डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो किताब में वही पढ़ा दो। वो कह रहा है कि आप निसाब से परे जाके भी पढ़ाओ, यानी कि एक्स्ट्रा मटेरियल्स भी बच्चों को पढ़ाओ जो किताब में भले ही ना है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी बच्चों को कराओ। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे निसाबी किताब की कुछ खसूसियात बताई गई हैं। टेक्स्ट बुक कैसी हो? चाइल्ड सेंटर्ड हो, जिसमें मुस्तनद मवाद शामिल हों, जिसमें अच्छे ड्रामे, मजमून, कहानियाँ, मुकालमे वगैरह हों, ताकि बच्चों को अदब से अदब से राब्ता करने का, अदब से बच्चों की पहचान हो सके, और भी बहुत सारी बातें जिन्हें आप तफसील से पढ़ सकते हैं। क्लासरूम में ये जो कसीर लसानियात होती है, जो मल्टीलिंगुअलिज्म होता है, ये क्या फ़ायदेमंद होता है या फिर रुकावट होता है, इससे रिलेटेड पहले भी मैं बता चुका हूँ कि याद रखिएगा, जब कभी भी क्लासरूम में बहुभाषिकता, कसीर लसानियात, मल्टीलिंगुअलिज्म की बात आए तो ये हमेशा बच्चों के लिए मददगार साबित होती है, और एज ए टीचर इसे हम बतौर हिकमत अमली इस्तेमाल करते हैं, एज ए रिसोर्स याद करते हैं या एज ए रिसोर्स यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इंडियन कल्चर है, इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस के बोलने वाले लोग एक साथ रहते हैं, और उनके बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वो घर से अपनी अपनी ज़बानें सीख के जाते हैं। तो भारत के ज़्यादातर क्लासरूम कसीर लसानी नौइयत के हो जाते हैं। इसलिए एज ए टीचर हमें सभी बच्चों की लैंग्वेजेस को रिस्पेक्ट देते हुए कसीर लसानियात को, बहुभाषिकता को संसाधन के तौर पे प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना? चलिए, और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैंने आपको ऐड से बताए थे तीनों, वो यहाँ पे देख सकते हैं, तफसील से समझाए गए हैं, खुद पढ़िएगा। हम आते हैं सवालात को हल करते हैं। पहला सवाल है कि बच्चों के लिए तदरीसी आमूज़ी मवाद यानी कि टीएलएम का इंतखाब करने में सबसे अहम नुक्ता क्या है? इसे करीबी बाज़ार में दस्तयाब होना चाहिए, बहुत महंगा नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट के ज़रिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए, या सियाक के मुताबिक और मरबूत अंदाज में इस्तेमाल होना चाहिए। तो मैं बता चुका हूँ कि जब आप कोई भी टीएलएम यूज़ करो तो अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट करो। हिस्ट्री का मैथ में ना करो इस्तेमाल, मैथ का टीएलएम हिस्ट्री ज्योग्राफी में ना इस्तेमाल करो, बल्कि सियाक के मुताबिक इस्तेमाल करो, और मरबूत अंदाज में सिस्टमेटिक तरीके से यूज़ होने वाला होना चाहिए। तो टीएलएम को यूज़ करते हुए इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि इसे सियाक के मुताबिक और मरबूत अंदाज में इस्तेमाल होने वाला चाहिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि अपने तलबा के लिए अदब अतफ़ाल मुंतखब करने का सबसे अहम पहलू क्या होगा? मान लीजिए कि आप एक टीचर हैं और आप चाहते हैं कि बच्चों के लिए चाइल्ड लिटरेचर को सेलेक्ट करें, तो वो कैसा होना चाहिए? ईजी होना चाहिए, मुसन्निफ या शायर की शोहरत पे वो डिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कि किसी मशहूर शायर या मशहूर मुसन्निफ का होना चाहिए, या फिर बच्चों की सतह और उनको दिलचस्पी के मुताबिक होना चाहिए, या फिर हिंदुस्तानी सकाफत में पैवस्त अदब होना चाहिए। तो याद रखिए, हमें बच्चों की मेंटल लेवल और उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही उनके लिए कोई भी लिटरेचर सिलेक्ट करना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि छठी जमात का उस्ताद है, लफ्जियात की तदरीस और बोलने की सरगर्मी के लिए बहस करने के वास्ते बहुत सी चीज़ें और मवाद लेकर आता है। ज़बान की तदरीस में इन मवाद को आप क्या कहेंगे? मान लीजिए कि आप एक टीचर हैं, बच्चों को बोलने की सरगर्मी के लिए बहस करने के वास्ते घर से बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं, जैसे आप लेके आ गए चम्मच, आप लेके आ गए झाड़ू, और आप बच्चों से पूछे चलो बेटा चम्मच और झाड़ू के बारे में बताओ, इस पे अपने विचार रखो। तो बच्चा कहेगा झाड़ू, इससे घर की सफाई होती है, और मैं जब शरारत करता हूँ तो मुझे भी मेरी मम्मी मार देती है झाड़ू से। इस तरह से ये चीज़ें क्लासरूम में जो आई हैं,
जिन पे बच्चे बोल रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तो ये चीज़ें क्या कहलाएंगी? इनको हम रियल ऑब्जेक्ट यानी कि रीलिया कहेंगे। ठीक है ना? रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिलिया से मुराद वो अशिया हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से वाबस्ता हैं और क्लासरूम में इस्तेमाल की जा रही हैं। इसमें सिक्के हो सकते हैं, नक्शे हो सकते हैं, टिकट, फल, अखबारात, कुछ भी हो सकता है। ठीक है? डिटेल से एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मौजूद है, आप लोग खुद से पढ़िएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि इब्तिदाई मुताले के दरसी किताबों में ज़्यादातर जो सबक होते हैं वो एक वक्त में वाहिद आवाज़ पे होते हैं मबनी। तो इस तरह के जो मवाद होते हैं वो मददगार होते हैं या फिर नहीं होते हैं? छोटे बच्चों की किताबों में एक वक्त पर एक ही आवाज़ पर मबनी अल्फाज सबक में होते हैं। तो क्या ये मुआविन होते हैं क्योंकि बच्चे एक वक्त में एक ही पहलू पे तवज्जो दे पाते हैं, या फिर ये गैर मुआविन होते हैं क्योंकि महदूद तवज्जो लिमिटेड, ये मिसप्रिंट है, महदूद तवज्जो अक्सर गैर मंतकी जुमलों का सबब बन जाती है, या फिर ये मुआविन होते हैं क्योंकि पढ़ने के लिए यक खत्ती और दर्जाबंदी रवैयों को अपनाते हैं, या फिर गैर मुआविन होते हैं क्योंकि वो निसाब के बोझ में इजाफा करते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो एक वक्त में एक ही आवाज़ पर मबनी जो असबाक होते हैं ये बच्चों के लिए मददगार होते हैं क्योंकि बच्चे एक वक्त में एक ही मखसूस पहलू पे तवज्जो दे पाते हैं। छोटे बच्चे हैं, एक साथ कई चीज़ों पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, अमूर्त चिंतन छोटे बच्चे नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक वक्त में एक मखसूस पहलू पे तवज्जो देने के लिए ही छोटे बच्चों की किताबों में सबक जो होते हैं वो एक वक्त में वाहिद आवाज़ पे मबनी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दर्जा दोम का उस्ताद छपे मतन में लफ्ज़ों की दुरुस्तगी और आसानी के साथ पहचानने की मदद को बढ़ावा देने पर जोर दे रहा है। तो ये जो अल्फाज हैं वो क्या कहलाएंगे? इनको हम आम मकबूल अल्फाज कहेंगे, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। शायरी की तदरीस आमोजिश का अहम मकसद, टीचिंग में हम बच्चों को पोएम्स क्यों पढ़ाते हैं? इसका मकसद क्या महजूज होना और तहसीन करना है, या फिर शायरी करने के फ़न की आमोज़िश, ज़बान की आमोज़िश, या फिर लफ्ज़ियात और कवायद की आमोज़िश? तो हम छोटे बच्चों को शायरी यानी कि पोएम्स इसलिए पढ़ाते हैं ताकि बच्चे महज़ूज़ हो सकें, इंटरटेन उनको हो सके, उनको अच्छा लग सके और वो उसकी तहसीन कर सकें। तो महज़ूज़ होना और तहसीन करना ये मकसद है शायरी की तदरीस आमोज़िश में। ठीक है? अगला सवाल है कि उस्ताद लफ्ज़ियात की तदरीस के लिए घर से बर्तन और खिलौने लाता है ताकि उन्हें सियाक में इस्तेमाल करे, तो इनको हम क्या कहेंगे? इस तरह का सवाल पीछे आ चुका है, तो इसको हम कहेंगे रेलिया। ठीक है? रेलिया का एक्सप्लेनेशन भी आपको पीछे मिलेगा। चलो, दर्ज झेल में से कौन दो इमदादी तदरीस के अहम मकासद हैं? यहाँ पे दो इमदादी तदरीस के मकासद दिए गए हैं, कौन कौन से हैं? पहला है कि इमदादी तदरीस यानी कि जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं, टीचिंग एड्स हैं, सॉरी इमदादी तदरीस की बात हो रही है, यानी कि रेमेडियल टीचिंग की बात हो रही है। ठीक है? इमदादी तदरीस यानी रेमेडियल टीचिंग, ये दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन था, इसमें आ गया है। कोई बात नहीं, आ गया तो इसको भी समझ लेते हैं। तो इमदादी तदरीस यानी रेमेडियल टीचिंग, जो हम बच्चों को हेल्प करने के लिए जो टीचिंग करते हैं उसका मकसद क्या होता है? आमोजगारों की आमोजिश में बेहतरी लाना, बिल्कुल सही बात है। इमदादी तदरीस असातिज़ा की अपनी तदरीस में तब्दीली लाने के लिए भी होता है, ये बात भी सही है। यानी कि अलिफ और बे जो आपका दो है वो सही है, अलिफ और बे पहले वाले ऑप्शन में आपका सही है, यानी कि अलिफ और बे जो बयान है वो आपका दुरुस्त है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि बच्चे इब्तदाई वर्षों में दीवार, फर्श और अपनी कापियों में आड़ी तिरछी लकीरें बनाते हैं। देखा होगा, आड़ी तिरछी लकीरें बनाते हैं, कभी स्क्वायर बनाएंगे, कभी सर्कल बनाएंगे, कभी रेक्टेंगल बनाएंगे। तो ज़बान की आमोजिश के मराहिल में इसको आप क्या कहते हैं? तो इसे हम हंगामी ख़वानदगी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे कहते हैं डिलीजेंट स्टडी। ठीक है? तो डिलीजेंट स्टडी के स्टेज में बच्चा होता है जब वो दीवारों पे, किताबों में, कापियों में आड़ी तिरछी रेखाएं बनाता है। 10 से बस करें या फिर और भी सवाल करें? सवाल तो बहुत सारे हैं, आप लोग खुद से भी चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। बताओ।
और करा दें, इसको कर लो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पोस्टर एक टीचर क्लासरूम में लेके आता है, दीवारों पे चिपका देता है, तलबा उसे गौर से देखते हैं और फिर उससे मुताल्लिक पैसेज लिखते हैं। तो यहाँ पे ये जो पोस्टर इस्तेमाल हो रहा है इसको आप क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे मुस्तनद मवाद, यानी कि ऑथेंटिक टेक्स्ट कहेंगे इसे। ठीक है ना? चलो, बहुत सारे सवाल हैं, खुद भी आप लोग ये पीडीएफ हमसे लेके प्रैक्टिस कीजिए। पीडीएफ लेने के सारे प्रोसेस आप लोगों को समझा दिए गए हैं। आप लोग खुद हमें मैसेज करिएगा तो सैंपल भेजा जाएगा, उसमें सारी डिटेल्स होंगी।